हाय गाइस, वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम लोग भारत ऑस्ट्रेलिया रिलेशन देखेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है, इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी सारे फैक्ट बन सकते हैं वो सारे चीज़ हम लोग कवर करके जाएंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में हो सकता है क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, तो इसके पहले आर्ट एंड कल्चर पीटी 365 का, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, पर्सनालिटी इन न्यूज, एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न, ये सारे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके साथ ही बात करें तो इकोनॉमिक्स भी हो चुका है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी हो चुका है, पॉलिटी गवर्नेंस भी हो चुका है। सारे चीज़ हमने कंप्लीट करा दिया है। सिर्फ अभी जो चल रहा है इंटरनेशनल रिलेशन है, 2-3 दिन में ये भी फाइनल हो जाएगा। सिर्फ केवल बचेगा एक ही चीज़ और वो है साइंस एंड टेक। ठीक है, बाकी आप लोग जितना रिविजन करना चाहें आप लोग वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार सुन सकते हैं। इसके बाद ये साइंस एंड टेक कंप्लीट होते हम MCQ लेके आएंगे बहुत जल्द। ठीक है, तो ज़्यादा हम समय किल नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कल मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि मेरी तबीयत एक्चुअली, हम जब भी स्किप करते हैं ना, जब ओवर एक्सेस ख़राब हो जाती है मेरी तबीयत, तब हम स्किप करते हैं। अदरवाइज़ मेरी आदत है नॉर्मल रहे तो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो सॉरी उसके लिए गाइस, आज हम उसके बदले डबल वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय किल नहीं करते, दिन हम लोग स्टार्ट करते हैं। कह रहे कि भारत ऑस्ट्रेलिया क्यों चर्चा में है। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट जो है ये अपनी नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी, ठीक है, NDS जो है नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी 2024 में भारत को इंडो पैसिफिक रीजन में शीर्ष स्तरीय सुरक्षा भागीदारी के रूप में शामिल किया है। ठीक है, अब हम लोग इससे रिलेट, ये तो हो गया न्यूज़ जो आपको न्यूज़ में आप सभी पढ़े होंगे, लेकिन हमको स्टैटिक पोर्शन पढ़ के जाना है इसके रिलेशन संबंध में, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो भारत ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन की बातें करें तो ये रिलेशन जो है रणनीतिक साझेदारी, दोनों देशों ने 2020 में अपने द्विपक्षीय संबंधों को यानी कि बायलेटरल रिलेशन को आगे बढ़ाते हुए कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप CSP यानी कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के स्तर तक पहुंचा दिया था। कब तक? 2020 में। हिंद प्रशांत क्षेत्रों में बातें करें तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग के लिए साझा दृष्टिकोण पर संयुक्त घोषणा पर 2020 के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन हुआ था। इसके साथ 2021 में 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद भी शामिल हुआ था। ठीक है, यानी कि मंत्री जो लेवल के 2+2 का मतलब होता है, जैसे 2 इंडिया के हो गए मंत्री और +2 है तो 2 जो हो गया, ये किसके बारे में बात हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया के। तो 2+2 2 हो गया आपको भारत का और 2 हो गया ऑस्ट्रेलिया का। इसी को 2+2 वार्ता कहते हैं, यानी कि डायलॉग भी कह सकते हैं। 2+2 जो है नेगोशिएशन भी कह सकते हैं, ज्यादातर डायलॉग बोला जाता है ना, कि 2+2 डायलॉग हुआ है किस चीज पे? मंत्री स्तर लेवल पे। ठीक है, या फिर नेगोशिएशन हुआ है, बातचीत, डिस्कशन हुआ है, कुछ भी आप कह सकते हैं, सब एक ही मतलब है। ठीक है, तो मंत्री लेवल का बात होता है 2+2। ठीक है, किसके बीच होता है? तो भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच। ठीक है, रक्षा कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग की बातें करें यानी कि क्वाड से रिलेटेड, तो आप सभी को पता है कि क्वाड जो है 4 इसमें कंट्री है, जापान है, अमेरिका है, भारत है और इसके साथ ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो इसे भी शामिल है। और म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट की बातें करें यानी म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट की बातें करें तो डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव पार्टनरशिप भी लाया गया था दोनों लोग के बीच। ठीक है, सैन्य अभ्यास की बातें करें तो ऑसिनडेक्स। ठीक है, ऑसिनडेक्स का मतलब होता है, देखो ऐसे होता है, ऑश मतलब ऑस्ट्रेलिया, इंडेक्स मतलब I फॉर, यहाँ से ऑस से ले लो ऑस्ट्रेलिया और इंडेक्स शॉर्टकट, तो IND का मतलब इंडिया हो जाएगा। तो ऑसिनडेक्स जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये समुद्र में पीस ब्लैक वायुसेना ऑस्ट हिंद वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसे मालाबार अभ्यास यानी कि क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं, जिसे क्वाड भी कहते हैं, या फिर माला अभ्यास, दोनों एक ही है। ठीक है, आर्थिक से रिलेटेड हम लोग बातें करें, आर्थिक गतिविधि से रिलेटेड, थोड़ा इसको ऊपर कर दे, तो आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक्स लेवल पे बातें करें तो दोनों देशों ने, यानी कि दोनों देशों ऑस्ट्रेलिया एंड भारत ने, ठीक है, दोनों देशों ने 2022 में आर्थिक सहयोग व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया था। इकोनॉमिक लेवल पे कब किया था? 2022 में। ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा सहयोग की बातें करें तो ये नवीन और नवीकरणीय प्रौद्योगिकी पर 2022 में लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर हुआ था 2022 में। क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप की बातें करें तो क्रिटिकल मिनरल ऑफ
क्रिटिकल मिनरल ऑफिस खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के बीच 2022 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। जहां भी समझौता ज्ञापन आएगा तो MOU समझना है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। परमाणु सहयोग की बातें करें तो 2024 में परमाणु सहयोग की बातें करें तो ये 2014 में असैन्य परमाणु सहयोग पर समझौता हुआ था और अंतरिक्ष मैत्री जो है ये मिशन लाया गया था, ठीक है। तो आपको अंतरिक्ष मैत्री जो है किससे रिलेटेड है, तो ऑस्ट्रेलिया और भारत से रिलेटेड है, ठीक है। इसके लिए हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन पूछे तो इकोनॉमिक ऑफ कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैत्री जो है ऑस्ट्रेलिया भारत प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ये अनुसंधान नवाचार के लिए मिशन ऑस्टो इंडेक्स टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन से रिलेटेड है जो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच है। क्षेत्रीय बहुपक्षीय सहयोग की बातें करें यानी बायलेटरल सहयोग की बातें करें तो G20, इसके साथ ही WTO, IOR, ARC, ये सारे एशियन रीजन फोरम क्वाड में शामिल है। ऑस्ट्रेलिया की बातें करें तो ऑस्ट्रेलिया के आप सभी की पता है कि इसकी कैपिटल कैनबरा है। ज्योग्राफिकली अगर हम लोग देखें तो ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि यहाँ की कौन कौन नदी जो है इंपॉर्टेंट है, तो मुर्रे नदी है, ठीक है। अच्छा, मुर्रे नदी लिखेगा, कहीं कहीं लिखेगा मरे डार्लिंग, ठीक है। तो मरे डार्लिंग जो है आपको याद कैसे करना है, तो याद रखना है जैसे कैसे कहा जाता है मर गया डार्लिंग, है ना। तो ऐसे जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में नहीं होता है, तो इस टाइप में याद कर लेना। मरे डार्लिंग जो है, ये मुर्रे लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअल जो है यहाँ पे आप जब देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया में वहाँ मैप में जाकर के पूरा क्लियर नजर आएगा। तो वहाँ पे मरे डार्लिंग है, ठीक है, एक रिवर्स है जिसका नाम है। इसके साथ ही ग्रेट बैरियर रीफ है जो दुनिया के सबसे बड़ी मूंगा चट्टान प्रणाली कोरल सागर के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय तटरेखा सबसे लंबी है। मुख्य अन्य फैक्ट की हम लोग बातें करें तो ऑस्ट्रेलिया सबसे समतल महाद्वीप है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल प्लेन है, ठीक है, समतल महाद्वीप है और इसकी सबसे पुराना भूवैज्ञानिक संरचना है, ठीक है, यानी कि बहुत ओल्ड है, ठीक है। तो अपन इतना सारा याद रखना है, ये आप यहाँ पे ऐसे जूम करके देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा इक्वेटर हो गया, इक्वेटर के जस्ट बीच वाले पोर्शन में यहाँ पे कुछ पोर्शन इसके नीचे है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे है थोड़ा सा, और बाकी जो है इक्वेटर के पास है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इक्वेटर के बीच में इतना पोर्शन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये अराफुरा सी हो गया, ठीक है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं पापुआ न्यू गिनी जस्ट इसके ऊपर में है, ठीक है। इसके साथ ही गल्फ ऑफ यहाँ पे थोड़ा सा ये कर दे, गल्फ ऑफ कैरपेंथिया है यहाँ पे, कोरल सी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो हो गया टॉरेस स्टार्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप जूम करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत जापान, ठीक है। भारत जापान की बातें करें क्यों चर्चा में है, तो भारत जापान के मंत्रियों ने इटली के अपुलिया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक हुआ है, बायलेटरल बैठक हुआ है, डिस्कशन हुआ है, इसलिए चर्चा में है। किस समय हुआ है, G7 जब इटली के अपुलिया एक जगह है वहां पे G7 शिखर सम्मेलन हुआ, जहां पे जापान और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं द्विपक्षीय बैठक में भाग लिए थे, वहां पे बातें हुई, इसलिए चर्चा में है। तो अपन पढ़ के जाना है। अब स्टैटिक पोर्शन हम लोग इसके रिलेशन में पढ़ के जाएंगे। सामरिक भागीदारी की बातें करें, ठीक है, थोड़ा इसे कम कर दे ताकि पूरा आपको कवर हो जाए, दिखाई दे, वेट। सामरिक भागीदारी की बातें करें तो 2014 में दोनों देशों ने अपने संबंधों को रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी से बढ़ा करके विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी तक कर दिया था, ठीक है। साझा सामरिक हित की बातें करें तो जापान की फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक ये रणनीतिक लाया गया, जिसके तहत भारत जो है, भारत की हिंद महासागर, हिंद प्रशांत महासागरीय पहल IPOI, ठीक है, यानी कि इंडियन पैसिफिक ओशियन जो है, दोनों ही हिंद प्रशांत क्षेत्रों में समान चिंता को साझा करता है, जिससे कि चाइना को टैकल किया जा सके, चाइना को काउंटर कर सके, ठीक है। रणनीतिक कनेक्टिविटी की बातें करें तो ये बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा अहम रोल निभाएगा। भारत की एक ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, ये पहले जो हुआ करता था ना, तो ये एक ईस्ट पॉलिसी जो है
पहले जो था इसे कुछ और नाम था, ठीक है, लुक इट, पहले ये जो था ईस्ट लुक इट सॉरी एक्ट ईस्ट पॉलिसी था, लेकिन वर्तमान में जो है लुक इट पॉलिसी कर दिया गया, ठीक है। यानी कि पूर्वी जो देश है, लाइक यहाँ से जो भी म्यांमार है ना, इसके साथ ही आपको ये क्या बोलते हैं, म्यांमार हो जाएगा, इसके साथ ही आपको इंडोनेशिया हो जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया तो साउथ में पड़ जाएगा। इसके साथ ही आप देखेंगे तो क्या बोलते हैं इसे, इंडोनेशिया, मलेशिया, सॉरी मलेशिया कह रहे हैं, इंडोनेशिया आ जाएगा, हाँ मलेशिया भी आ जाएगा। इसके साथ ही इंडोनेशिया, मलेशिया, और क्या बोलते हैं इसे, थोड़ा सा नाम भूल रहे हैं हम, वैसे मैप में देखना पड़ेगा। ये सिंगापुर वगैरह जितने भी यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे जो है सारे आइसलैंड, जहाँ पे यहाँ पे कंट्री है, तो पूर्वोत्तर भारत जो है, यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं, ये पूर्वोत्तर भारत हो गया। ये तो हम इतना दिखा रहे हैं। तो पहले जो था एक ईस्ट पॉलिसी हुआ करता था, EST ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। लेकिन जब मोदी गवर्नमेंट जब आए 2014 में, तो इसे चेंज करके वर्तमान में कर दिया गया है लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक LOOKED, लुक्ड ईस्ट EST पॉलिसी, POLICY, ठीक है। तो क्योंकि अब क्या है कि पूर्वी की तरफ देखिए, यानी ज्यादा वहाँ पूर्वी जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारे स्टेट है, उसके साइड में जो भी सारे कंट्रीज लगती है, तो उन सभी की तरफ देखे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, तो अपन इतना याद रखना है, ठीक है। तो 2014 में दोनों देशों ने अपने संबंधों को राजनीतिक वैश्विक भागीदारी से बढ़ाकर के विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी तक कर दिया था। साझा सामरिक हित की बातें करें तो जापान की फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रणनीतिक लाया गया, जिसके तहत भारत की हिंद प्रशांत महासागर पहल इनिशिएटिव दोनों हिंद प्रशांत क्षेत्रों में समान चिंताओं को साझा करता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि चाइना जो है कहीं ना कहीं जापान के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, भारत के लिए तो है ही, है ना। तो इसे काउंटर किया जा सके। इसके साथ ही रणनीतिक कनेक्टिविटी की बातें करें तो कनेक्टिविटी को बढ़ाने में साझेदारी का एग्जाम्पल है, और भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी जापान की गुणवत्ता और संरचना साझेदारी नीति के माध्यम से दक्षिण एशिया यानी कि दक्षिण एशिया की दक्षिण पूर्वी एशिया से जोड़ना है, ठीक है। यानी कि मैंने जो बताया ना, जितने भी सारे कंट्रीज है, मलेशिया, इंडोनेशिया, है ना, थाईलैंड वगैरह, है ना, सिंगापुर वगैरह, तो ये सारे कंट्री जो है साउथ ईस्ट दक्षिण एशिया के जितने भी सारे कंट्री है, या फिर ये ईस्ट एशिया के जितने भी सारे कंट्री है, उन सभी को आपस में जोड़ना है, सभी को आपस में, जिससे कि हमें चाइना को भी काउंटर कर सके और मेरे लिए भी ट्रेड भागीदारी अच्छा खासा हो सके, ठीक है। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर की बातें करें तो इसकी जो एम्बिशन है, ये पूर्वी एशिया दक्षिण पूर्व एशिया दक्षिण एशिया को अफ्रीका के करीब लाना है, यानी सभी को संबंधों को काफी ज्वाइंट करना है, जैसे कि अच्छा लेवल पे संबंध बना रहे। रक्षा संबंध में बातें करें, डिफेंस से रिलेटेड बातें करें तो एक्विजेशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट लाया गया, जिसके माध्यम से भारत जापान ने सशस्त्र बलों के बीच घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देता है, ठीक है। एक युद्धाभ्यास होता है जिससे में दोनों कंट्रियों की जो सेना वगैरह रहेंगे उसमें काफी घनिष्ठता आएगी, क्लोजनेस आएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग ले तो सैन्य अभ्यास में धर्म गार्जियन अक्सर पूछा जाता है कि धर्म गार्जियन जो है किस किस कंट्री से रिलेटेड है, किस किस कंट्रीज का युद्धाभ्यास है। तो आपको याद रखना है धर्म गार्जियन जो है जापान का और भारत का है। ऐसे ही आपसे पूछ देगा कि सिन्यू मैत्री जिमेक्स जो है, सिन्यू मैत्री जो है, ये भी हमारा भारत और जापान के है। जिमेक्स जो है तो जिमेक्स भी जो है भारत जापान का है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो इम्पोर्टेंट इसमें व्यापारिक यानी ट्रेड साझेदार है, ट्रेड से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड, उसे हम लोग देखेंगे। तो 2011 में भारत जापान ने ऐतिहासिक द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता, यानी मुक्त व्यापार समझौता की बातें करें तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट,
ठीक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है जो हम उनके यहाँ से जो एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट होगा, तो हमारे यहाँ हमारे उस पर टैरिफ नहीं लगाएंगे, और मेरे यहाँ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम करेंगे जापान में तो वो टैरिफ नहीं लगाएंगे। ज़्यादा टैरिफ लगाने से फिर सामान की कीमतों में महंगाई आ जाती है। जो सामान का कीमत अगर 10 रुपया है, इस पर हम टैरिफ लगा करके 16 रुपये कर देंगे, तो आप बताओ कि यही सामान सेम जो 10 रुपये का सामान है, हो सकता है मार्केट में ये जापान के मार्केट में ये 12 रुपये में मिलता हो, लेकिन यही सामान 10 रुपये में जो हम बेच रहे थे, इस पे जापान ने अगर मान लो कि 4 रुपया और जैसे कि 6 रुपया और प्लस टैरिफ लगा दिया, तो कितना हो जाएगा? 16 रुपये। तो आप बताओ कि लोग, कोई भी आप ही जाओगे 12 रुपये खरीदना चाहोगे सेम प्रोडक्ट की 16 रुपये में, तो 12 रुपये में कोई भी चाहेगा हमें सस्ता अच्छा सामान मिले, कोई भी चाहता है कि भाई हमें थोड़ा चीफ लेवल पे अच्छे सामान मिल जाए, अच्छा क्वालिटी का हो, पैसा भी कम लगे। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसलिए लाया जाता है एक दूसरे कंट्री के प्रति, जिससे कि हमारा सामान काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हो, हमारे उसमें बेनिफिट हो, ठीक है, हमारे कंट्री के लिए। तो ये आपको याद रखना है। 2011 में भारत जापान ऐतिहासिक द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता पे साइन किया गया था, व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौता पे, ठीक है। ऊर्जा सहयोग की बातें करें तो ऊर्जा यानी कि एनर्जी लेवल पे, तो ये 2022 में भारत जापान स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी घोषणा किया गया था, और इस भागीदारी का उद्देश्य क्या था? तो आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना है, जलवायु परिवर्तन से निपटना है। ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन काम करता है? तो स्पेशल ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काम करता है, इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव लाया गया है, ये सब काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे परमाणु से रिलेटेड इन दोनों में क्या क्या कदम उठाए गए हैं। भारत और जापान के बीच परमाणु से रिलेटेड, ठीक है, तो परमाणु की बातें करें तो शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के लिए भारत जापान मेमोरेंडम 2017 में साइन हुआ था। विज्ञान प्रौद्योगिकी मिशन में सहयोग की बातें करें फॉर एग्जाम्पल के तहत, तो इसरो जो है, इसरो और जैक्सा जो हो गया जापान का, ये जैसे इसरो हमारे यहाँ लाइक बोले प्रौद्योगिकी वगैरह से रिलेटेड, विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारे यहाँ इसरो है। नासा कैसे है, अंतरिक्ष वगैरह में कोई मिशन भेजना होता है तो एक एजेंसी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। नासा हो गया आपको अमेरिका का, इसरो है जो है ये भारत का है, जैक्सा जो है ये जापान का है। तो इसरो और जैक्सा दोनों ने मिलकर के संयुक्त यानी कि ज्वाइंट लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन पर काम करता है, ठीक है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी अमेरिका और जापान दक्षिण कोरिया ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क भी हस्ताक्षर किया गया। किसके किसके साथ? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, जापान के साथ, दक्षिण कोरिया के साथ क्या किया गया है? तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ यानी कि डिजिटली लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कैसे ग्रोथ करेंगे, इस चीज पे हमें इनिशिएटिव लाया है, और इस पे भारत भी सिग्नेटरी है यानी कि साइन किया हुआ, ठीक है। विकास सहयोग की बात करें, विकास सहायता की बातें करें तो जापान और भारत दोनों ने सबसे बड़ा द्विपक्षीय दान करता है, ठीक है, यानी कि दान करता है। इसके साथ ही मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना जैसी परियोजनाओं को समर्थन किया जा रहा है। अब हम लोग जापान के बारे में देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसी समय से जापान हम लोग कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है जापान की कैपिटल टोक्यो है, ठीक है। हम लोग अक्सर बचपन में कहते थे, पता है क्या, जब हम काफी छोटे थे, वैसे तो हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे बोरा बिछा करके, है ना। हो सकता है बहुत कोई होंगे आप लोगों में से जो पढ़े होंगे, तो पता है मतलब एक कहानी के माध्यम से सर हम लोग को सिखाते थे कि एक लड़का एक लड़की रहता है। सर जैसे एक कहानी में बचपन में बताते थे कि एक लड़का एक लड़की होता है, एंड दोनों जो है, उसके फादर जो है काफ़ी मतलब ट्यूशन व्यूशन पढ़ाने आता था। वो जो टीचर है वो उसके बच्चे के यहाँ ट्यूशन पढ़ाने जाते। उसके फादर कहते सर मेरे एग्ज़ाम वगैरह में ना, मेरे बच्चे के एग्ज़ाम में थोड़ा बताया कीजिए। तो उसके क्वेश्चन में आता है जापान की कैपिटल का है, यानी जापान की राजधानी का है। तो टीचर कहते हैं क्लास में कि मुझे टोक्यो से टोक्यो मुझे मत टोक्यो, मुझे टोक्यो से टोक्यो मुझे मत टोक्यो। तो लड़का जो है कहता है कि बाबूजी अरे ये तो सर ऐसन बानी कि हमरा एग्जाम हॉल में पूछनी है तो बतेबे ना कैलन है भाई, ये तो कहत रहना पूछ टोक्यो से टोक्यो मुझे मत टोक्यो। तो टीचर मास्टर साहब जा करके बोले कि ऐसे हम कैसे बता दें, आप ही बताइए, क्लास में है डायरेक्ट थोड़ी ना बता सकते हैं, शॉर्टकट ट्रिक वहाँ पे हम बताएंगे। यही हम डायरेक्ट तो नहीं बोलेंगे कि इसका राजधानी टोक्यो है। तो वही चीज़ आप सभी को पता है, शायद आप लोग भी ये कहानी सुने होंगे। तो बचपन में हम लोग ऐसे कैपिटल याद करते थे, है ना।
तो आप सभी को पता है टोक्यो, ठीक है। भौगोलिक विशेषता की बातें करें तो द्विपक्षीय संरचना, यानी कि जापान 4 मुख्य द्वीपों से बना है। वो कौन कौन है? तो होकाइडो है, होकाइडो द्वीप है, होन्शु द्वीप है जो सबसे बड़ा है, फिर इसके बाद शिकोकू द्वीप है और क्यूशु द्वीप है। इसके बारे में आप देखेंगे ये चारों द्वीप जो है ये स्टेट पीसीएस ऑलरेडी कितना टाइम क्वेश्चन पूछ चुका है, इवन यूपीएससी भी इस पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। होक्काइडो द्वीप कहाँ है? तो जापान में है। होन्शु द्वीप कहाँ है? तो जापान में है, ये सबसे बड़ा। इसके साथ ही शिकोकू द्वीप, क्यू क्यूशु द्वीप, ये सीक्वेंस वाइज आपको सजाइए ऐसे करके दे देता है कि कौन सा सीक्वेंस वाइज है, ठीक है, यानी कि कौन छोटा कौन बड़ा ऐसे, ठीक है। तो आप सभी को एक एक चीज देख के जाना है। इसके साथ ही जापान की बातें करें तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, ठीक है, और ये जापान रहा, आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत और दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया यानी इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के बारे में बातें करें तो दक्षिण पूर्व एशिया से रिलेटेड जितने भी सारे फैक्ट बन सकते हैं ये सारे चीजें हम लोग देख सकते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में आप सभी देखते हैं ये इसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं, तो थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, है ना, ये सारे कंट्री आते हैं साउथ ईस्ट एशिया में। तो आप सभी को ऑलरेडी पता होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि भारत सिंगापुर संबंध, ठीक है, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया में भारत सिंगापुर से रिलेटेड हम लोग देखेंगे। तो सिंगापुर की बातें करें, भारत के प्रधानमंत्री ने सिंगापुर की यात्रा की है, तो ये इसलिए चर्चा में है, ठीक है। व्यापार रणनीति की बातें करें, यानी भारत और सिंगापुर के रिलेशन से रिलेटेड, ट्रेड में बातें करें, व्यापार से रिलेटेड, तो ये साझेदारी जो है 2015 में स्थापित किया गया था और रणनीतिक साझेदारी को, व्यापक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा दिया गया था। व्यापार आर्थिक सहयोग, सिंगापुर आसियान समूह में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक जो है साझेदार देश है। 2023-24 तक आंकड़ों के अनुसार ये भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, ठीक है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा छठा व्यापारिक भागीदार है, ठीक है, 6 नंबर पे आता है, ठीक है। इसके बाद ही बातें करें हम लोग, ये जो है सेशा जो है यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, ठीक है, कॉपरेशन एग्रीमेंट जो है ये जो है आपको यानी कि हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय में वृद्धि हुई है, यानी कि लाइक बातें करें तो ट्रेड वगैरह में वृद्धि हुई है। भारत निवल आयात देश है, ठीक है, भारत जो है निवल आयात देश है, यानी कि हम अपने वहां से सामान लगभग जो है शेषा के माध्यम से, यानी जो एग्रीमेंट हुआ है व्यापार आर्थिक सहयोग समझौते के माध्यम से हम वहां से सामान हम लोग इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट का मतलब होता है आयात करना, यानी कि दूसरे कंट्री से अपने देशों में सामान मंगाना, दैट इज कॉल्ड द इंपोर्ट, ठीक है। इसके साथ ही भारत ने कर चोरी यानी कि टैक्स इवेजन बोलते हैं, टैक्स इवेजन का मतलब होता है कर चोरी, यानी कि टैक्स को चोरी करना, ठीक है। तो भारत ने टैक्स चोरी, टैक्स इवेजन को रोकने के लिए 2016 में सिंगापुर के साथ दोहरे कराधान से बचाव समझौता के तहत हस्ताक्षर किए थे। इसमें एक्चुअल होता क्या है, सपोज करो कि बहुत सारे ऐसे हमारी कंट्री में ऐसे इंडियंस हैं जो क्या करते हैं, वो क्या करेंगे कि भारत में भले ही उनका नागरिकता है लेकिन वो लोग जा करके एक कंपनी जो है बिल्डअप आप लोग वो कहाँ कर लेते हैं, सिंगापुर में कर लेते हैं और वहां से वो अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। सीधी सी बात है, जब उस कंट्री में जो जितना टैक्स रहेगा उतना ही देंगे, क्योंकि भारत में आप सभी को पता है बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे टैक्स है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स हो, चाहे वो आपका जो अर्निंग स्रोत है वो कंपनी का जो टैक्स वगैरह लगता है वो सारे सोर्स हो, है ना, तो वहाँ पे टैक्सेस कम लगता है। तो इस अक्सर लोग आप सुनते हैं कि हमारी कहाँ है कंपनी, सिंगापुर में है, हमारी सिंगापुर में ऑफिस है, ये है वो है, आप सभी जानते हैं, अक्सर न्यूज में रहता है। तो इसलिए इस पे एक सिग्नेचर हुआ था, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन हुआ था, जिससे हमारा टैक्स जो है टैक्स इवेजन ना हो सके, टैक्स चोरी नहीं किया जा सके, ठीक है। अक्सर बॉलीवुड वाले आप देखते हैं या तो यूएई में चले जाते हैं या फिर वो लोग जा करके सिंगापुर वगैरह में जा करके अपना कंपनी एस्टैब्लिशमेंट करते हैं। तो इसके लिए हमारे 2016 में आपको याद रखना है सिंगापुर के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन हुआ था। किस चीज के लिए हुआ था, तो टैक्स इवेजन के लिए, मतलब टैक्स चोरी के लिए। 2023-24 में भारत में सबसे अधिक एफडीआई सिंगापुर से ही प्राप्त हुआ, यानी कि
2024 में सबसे ज्यादा एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब हमारे भारत में आएगा तो आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ रोजगार भी बढ़ेगा, वहाँ के नियर अबाउट जो लोग रहेंगे उन लोग को वर्क भी मिलेगा। इसके साथ ही हमारे जीडीपी में बहुत ही ज्यादा यानी कि लाइक बोले तो उसमें काफी सहयोग होगा, काफी इंक्रीज करेगा हमारा जीडीपी। तो ये भारत के लिए एफडीआई बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि 2023-24 के डेटा कहता है कि सबसे बड़ा अधिक एफडीआई कहां से आया, तो सिंगापुर है, आपको याद रखना है। रक्षा संबंध की बातें करें, दोनों देशों के 3 सेनाओं ने, तीनों सेनाओं मतलब थल सेना, नौसेना, वायुसेना, ठीक है, द्विपक्षीय अभ्यास होता है। तो हम लोग एक एक करके सब अभ्यास को देखेंगे, ठीक है। अभ्यास अग्नि वॉरियर, अभ्यास अग्नि वॉरियर हो सकता है कि ऐसे पूछ दे निम्नलिखित में से अभ्यास अग्नि वॉरियर किन 2 कंट्रियों के बीच हो सकता है लिख दे, जापान भारत, ऑस्ट्रेलिया भारत, इसके साथ ही अमेरिका भारत, है ना। तो ये हो जाएगा आपको सिंगापुर के साथ होता है। अग्नि वॉरियर थल सेना का अभ्यास है, ये हमारा सिंगापुर और भारत के साथ होता है। अभ्यास सिम्बेक्स पूछे, सिम्बेक्स देखो SIMBEX, तो SI मतलब सिंगापुर, ठीक है, और सिम्बेक्स EX जो है ना तो फिर इंडिया हो जाएगा, ठीक है। तो सिम्बेक्स ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो सिम्बेक्स जो है वो नौसेना का अभ्यास है, किसके किसके बीच, भारत और इंडिया के बीच। भारतीय वायुसेना जो है रॉयल सिंगापुर वायु सेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण यानी कि ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग कराती है, ठीक है। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन कौन काम करता है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट और डबल टैक्सेशन अवॉइडेशन एग्रीमेंट काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिनटेक, फिनटेक क्या, अब इसके बारे में हम लोग बातें करें तो फिनटेक एक ये प्रोजेक्ट नेक्सस है जो सिंगापुर और भारत के बीच सहयोगात्मक पहल है, यानी एक इनिशिएटिव लाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्यों की हम लोग बातें करें तो इसका मेन मकसद है घरेलू फास्ट पेमेंट सिस्टम को जोड़ करके तेज कुशल सीमा पर भुगतान को सक्षम बनाना, आसान करना पेमेंट सिस्टम को। भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई को मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड प्रोजेक्ट नेक्सस के माध्यम से जोड़ा जाएगा। और नेक्सस बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स की एक परियोजना है, एक प्रोग्राम है, ठीक है। इसके साथ ही बहुपक्षीय सहयोग की बातें करें, यानी कि बहुपक्षीय सहयोग में भारत और सिंगापुर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, राष्ट्रमंडल, IORA यानी कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, IORA का मतलब होता है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, और IONS यानी कि ये हिंद महासागर नौसेना के साथ ये बहुपक्षीय समूह का हिस्सा है, ठीक है। सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में भी शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत वियतनाम, ठीक है। तो भारत वियतनाम को हम लोग देखेंगे, ये साउथ एशिया का कंट्री है भारत वियतनाम, ठीक है। तो इसके साथ ही हम लोग सिंगापुर देखें, अब हम लोग वियतनाम को देखेंगे। वियतनाम क्यों चर्चा में है, तो वियतनाम के प्रधानमंत्री भारत की राजकीय यात्रा की है, जिसलिए चर्चा है। अब हम लोग को इसके रिलेशन स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट करके जाना है। रणनीतिक साझेदारी की बातें करें तो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को 2007 में रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया। 2016 में इन संबंधों को व्यापार रणनीतिक साझेदारी के रूप में अपग्रेड किया गया। रक्षा सहयोग की बातें करें, यानी कि डिफेंस सहयोग दोनों देशों के बीच में क्या है वियतनाम के साथ, तो दोनों देशों के संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी पार्सेक्स होता है। पार्सेक ये इंडेक्स है जो भारत और वियतनाम के साथ होता है। विनबैक्स जो है, विनबैक्स मतलब वियतनाम और इंडिया, ठीक है, ये दोनों के साथ होता है। बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन अभ्यास भी है, मिलन अभ्यास वियतनाम और भारत के साथ है, ठीक है। बहुपक्षीय सहयोग की बातें करें तो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक होता है। इसके साथ ही वियतनाम के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत के द्वारा शुरू की गई कौन कौन से पहल है, यानी पहल जहां है तो आपको समझना है कि कौन कौन सा इनिशिएटिव है। इनिशिएटिव बोले तो कौन कौन से प्रोग्राम लाया है, ठीक है। तो कौन कौन से इनिशिएटिव अब तक उठाए गए हैं, तो मेकांग गंगा सहयोग लाया गया है और ये पर्यटन, सांस्कृतिक, शिक्षा, परिवहन, संचार के क्षेत्रों में सहयोग करता है। भारत 5 आसियान देशों जैसे कौन कौन है, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम की एक पहल है, एक इनिशिएटिव है, ठीक है। भारत ने 2023 में अपनी स्वदेशी मिसाइल कार्वेट INS कृपान को भी वियतनाम को सौंपा था। तो अपन ये हालांकि मेंस में आपसे लिखने को जब क्वेश्चन पूछेगा तो ये सब आप लिख सकते हैं।
लेकिन ओवरऑल हम लोग को पढ़ के जाना है कि क्वेश्चन कहीं, इसीलिए कहा जाता है अक्सर यूपीएससी स्टूडेंट को कि सबसे पहले आप मेंस का तैयारी कीजिए, इसके बाद पीटी अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है, ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं, आप लोग कहेंगे भाई हमारा पीटी का एग्जाम है, ये क्यों पढ़ रहे हैं इतना, न्यूज में था पढ़ लिए। बस भाई एक न्यूज पढ़ के जाओगे ना, क्वेश्चन कोई पल्ले नहीं पड़ेगा। आप सभी पीवाईक्यू जब क्वेश्चन उठा के आप देख सकते हैं कि एक भी क्वेश्चन जो है केवल न्यूज से नहीं होगा। न्यूज तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके साथ स्टैटिक पोर्शन पढ़ना है जहां से हमारा क्वेश्चन पुटअप होगा तो हम टैकल कर सके। ठीक है, चलो अब हम लोग ज्यादा समय किल नहीं करेंगे, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत मलेशिया। ठीक है, तो भारत मलेशिया जो है, इंडिया मलेशिया रिलेशन की बातें करें तो हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री ने भारत की राजकीय यात्रा किया, इसलिए चर्चा में है। दोनों देशों की बातें करें तो 2015 में इन हैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्थापित किया गया था, जिसके बाद से कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड किया गया। मलेशिया ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल होने का निर्णय भी लिया है। भारत मलेशिया के रिलेशन की अब हम लोग बातें करें तो इसके रिलेशन जो है 2015 में दोनों देशों के बीच संबंधों को उन्नत रणनीतिक साझेदारी के अपग्रेड किया गया था। आर्थिक की बातें करें यानी इकोनॉमिक लेवल पे तो मलेशिया भारत का 16वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है। वहीं हमारा सिंगापुर जो है वो 6ठा है और मलेशिया कितने नंबर पे है, 16वां नंबर पे आता है। ठीक है, यानी कि ट्रेड वगैरह से रिलेटेड व्यापारिक साझेदार में। ठीक है, मलेशिया आसियान समूह के भारत का तीसरे सबसे व्यापारिक साझेदार देश है, यानी आसियान समूह में तीसरे है। ठीक है, व्यापार की बातें करें तो व्यापार आर्थिक सहयोग समझौता यानी कि शेषा जो है ये 2010 में हस्ताक्षर हुआ था। इसके साथ ही ऑयल, पाम ऑयल कूटनीति की बातें करें तो इंडोनेशिया थाईलैंड के साथ मलेशिया जो है ये भारत को पाम ऑयल का प्रमुख निर्यातक है। मतलब निर्यातक का मतलब क्या होता है, हम लोग इंडोनेशिया से, इसके साथ ही थाईलैंड से, मलेशिया से निर्यात करते हैं क्या चीज, पाम ऑयल को। ठीक है, तो अपन याद रखना है कि अपना जो यानी कि इंडोनेशिया थाईलैंड के साथ मलेशिया जो है, इंडोनेशिया और थाईलैंड के साथ मलेशिया भारत को पाम तेल का निर्यात करता है। ठीक है, तो कौन करता है, मलेशिया करता है भारत को पाम तेल का निर्यात, यानी उसका जो पाम ऑयल है वो भारत को भी सप्लाई करता है, इंडोनेशिया थाईलैंड को भी करता है। ठीक है, तो आपन याद रखना है। ठीक है, वैसे हमारे यहाँ भी होते हैं लेकिन उतने मात्रा में नहीं होते हैं जितने मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड में पाम ऑयल होते हैं। ठीक है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इसके लिए काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन है। इसके साथ ही हम लोग रक्षा से रिलेटेड बातें करें, डिफेंस में बातें करें तो डिफेंस में मलेशिया के साथ भारत का क्या संबंध है, तो मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति वार्षिक आधार पर रक्षा सहयोग प्रगति की समीक्षा करने के लिए नियमित रूप से बैठक करती है। 2023 में कुआलालंपुर, ठीक है, कुआलालंपुर जो है, कुआलालंपुर ये मलेशिया में ही है। कुआलालंपुर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने पहले पक्षीय कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया है। इसका अभ्यास जो है यानी कि हरिमऊ शक्ति, ये अभ्यास होता है दोनों देशों के बीच। यानी जहां भी अगर आपसे क्वेश्चन हो सकता है पूछे कि हरिमऊ शक्ति किन देशों के बीच अभ्यास होता है देशों के बीच, तो भारत और मलेशिया के साथ। लोगों का आपस में जुड़ाव, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात के बाद तीसरा सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय मलेशिया में रहता है। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा जो है अमेरिका में रहता है, इसके साथ संयुक्त अरब अमीरात में रहता है। भारत के जो भी एनआरआई वगैरह है या जो प्रवासी वगैरह जो लोग रहते हैं वो सबसे ज्यादा अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, और तीसरा जो कौन है तो वो मलेशिया है। ठीक है, भारत की इनिशिएटिव की बातें करें यानी भारत ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिया है, तो आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए मलेशिया भारत व्यापार आर्थिक सहयोग समझौता की संयुक्त समिति की बैठक आयोजित की जाती है। मलेशिया जो है यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाला विदेशी बाजारों में से एक है, यानी कि मलेशिया ने भी यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट यूपीआई है ना, यूपीआई मतलब क्या बोलते हैं इसे, लाइक बोले तो यूपीआई जो है यूनिफाइड पेमेंट करके हो जाएगा, पेमेंट इंटरफेस होता है ना, यूपीआई यूनिफाइड PAYMENT पेमेंट, इसके साथ ही इंटरफेस हो जाएगा, I फॉर इंटरफेस, इंटरफेस। ठीक है, तो यूपीआई का ये फुल फॉर्म हो गया, यानी कि इंडोनेशिया भी यूपीआई को स्वीकार कर चुका है, एक्सेप्ट कर चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण घटनाक्रम। ठीक है, हालांकि 33 मिनट 58 सेकेंड का वीडियो हो चुका है,
इसको हम रिकॉर्ड करके फिर नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है ना तो सब देखता भी नहीं है। ठीक है गाइज, जब तक हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, गुड नाइट।